तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है। किसके रिस्पेक्ट में अभी मैं बात कर रही थी? फॉर लूप के लिए कंटिन्यू बात कर रहे थे। अगर आप चाहो तो व्हाइल लूप के लिए भी स्पेसिफाई होता है। अब आते हैं हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लूप एल्स स्टेटमेंट। आप क्या पढ़े थे? इफ पढ़े थे। इफ के बाद आपने एल्स पढ़ा था, मतलब आपने ये पढ़ा था कि इफ के बाद हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद एल्स आता है। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो फॉर के बाद भी आप एल्स यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर फॉर है, फॉर स्टेटमेंट्स है, फिर उसके बाद हमारा एल्स आ गया। मतलब हमारा इटरेशन चलेगा फॉर वाला, जो मैंने आपको एक बार फ्लो चार्ट बताया था। फॉर की कंडीशन चल रही है, उसके स्टेटमेंट चल रहे हैं, ट्रू जब तक हो रहा है, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 तक हो गई, तो वो 10 होने के बाद, डन होने के बाद यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हम अदर स्टेटमेंट, ये हम पहले सिंपल सा फॉर्म कराते थे। मतलब अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में कोई प्रोग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा, तो मैं बताऊँ आपको कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर आप प्रोग्राम देखिए, ये क्या किया है, फॉर ए इन रेंज, मतलब 1 2 और 3, ये हमारे किसकी, ए की वैल्यू हो गई। प्रिंट कराएं एलिमेंट, एंड एलिमेंट इस, और उसके बाद हमने क्या किया, एंड करवाया है। तो हमारा क्या हुआ, पहला एलिमेंट होगा एलिमेंट, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये सेम एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3, ये प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद एल्स में आया। एल्स में क्या होगा, जैसे ही ये वाली पूरी लाइनें क्लियर हो जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये क्या है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन एल्स में भी कोई कंडीशन नहीं है, तो जो भी एल में लिखा है वो डिस्प्ले होगा। तो आपका आउटपुट जो है वो इस तरीके होगा, पहले 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए, और फिर एंड लूप, जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, एंड लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड यूज हुआ। तो मतलब ये मेरा कहने का है कि फॉर के साथ आप एल्स को यूज कर सकते हो, ऐसे ही होता है। फॉर के साथ यूज कर सकते हो, ये आपको गिवन है। वाइल के साथ, पहले हम वाइल का क्या करते थे, वाइल लूप लिखा, बॉडी ऑफ वाइल में जो भी कंडीशन है वो परफॉर्म कराई, वाइल इटरेशन चलता रहा, जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक स्टेटमेंट चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे कि फॉल्स होता है तो हम वापस आ जाते हैं वाइल से। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं वाइल और एल्स, तो क्या होगा, पहले वाइल की कंडीशन कंटिन्यूअस लूप में चलती रहेगी, चलती रहेगी, और जैसे ही फॉल्स होगी फिर वो किस में आ जाएगी, मतलब हमारे आई की वैल्यू जो है वो 10 से ज्यादा हो गई है, तो किस में आया, एल्स में आया। स्टेटमेंट एल्स के परफॉर्म करेगा और बाहर आ जाएगा, क्योंकि एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो जो भी स्टेटमेंट आएगा वो बाय डिफॉल्ट रन होगा ही होगा, एल्स में कोई कंडीशन नहीं है। तो इनको बोलते हैं वाइल एल्स, जैसे बोलते हैं ना इफ एल्स पढ़ाया था मैंने आपको, ऐसे ही यहाँ पे आता है वाइल एल्स, ऐसे ही होता है फॉर एल्स। ये सारे फॉर्म्स होते हैं अपने पास स्पेसिफाई करने के लिए वर्किंग को। अब हम इसके लिए वाइल के लिए परफॉर्म करते हैं, ये फॉर के लिए हमने परफॉर्म किया था। अब वाइल के लिए देखिए, वाइल के लिए डिफरेंस देखो, ये वाला जो इफ है वो किसके अंदर है, इंडेंटेड है वाइल के अंदर, और ये वाला जो एल्स पार्ट है वो किसके साथ है, किसके साथ पैरेलल है, वाइल के साथ है। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, वाइल एल्स, ना कि फॉर के लिए, इफ के लिए एल्स है ये वाला। ये जो एल्स है वो किसके लिए, इस वाले के वाइल के कंपैरिजन में, इफ के साथ नहीं है। अब मैं इसकी वर्किंग बता दूं, ऊपर क्या लिखा है हमारे पास, प्रोग्राम क्या लिखा है, अ प्रोग्राम टू इनपुट सम नंबर रिपीटेडली एंड प्रिंट देयर सम। जो भी नंबर हमें लिखवाना है, अब जैसे मैंने क्या लिखवाया, इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग डायरेक्टली। हमने क्या करा है, एंटर नंबर 3 करवाया है, वांट टू एंटर मोर नंबर, उसने अगर y प्रिंट करेगा तो हमने, मतलब y मतलब यस के लिए है 4 5, और जैसे ही n नो प्रिंट करेगा तो किस में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। एल्स वाले पार्ट में क्या है, यू एंटर्ड काउंटर मतलब 3,
3 नंबर्स आपने इनपुट करा दिए। देखो जितने नंबर डिस्प्ले नहीं कर रहा है कि 2, 4 और 5, उसने काउंटिंग डिस्प्ले करी है कि अभी तक मैंने कितने नंबर्स इनपुट करा दिए, 3 नंबर इनपुट कराए हैं। एंटर नंबर 3, यू एंटर 3 नंबर सो फार। और फिर उन तीनों नंबरों का मैंने क्या किया है, सम करा है। सम मैंने यहाँ पर परफॉर्म करा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। देखिए क्या किया है, मैंने एक काउंटर लिया है और एक सम नाम का 2 वेरिएबल यूज किए हैं। मुझे क्योंकि सम को भी इनिशियली 0 याद है आपको, जब मैंने किसी चीज का काउंटर निकाला था कि आपको इवन नंबर का काउंटर चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी ए को ऊपर स्पेसिफाई किया था फॉर और वाइल में 0। ऐसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काउंटर और एक सम दोनों को 0 0 पहले ही प्रोग्राम में इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये वाला। फिर मैंने क्या किया है, अगर आंसर y है, मैं ऑलरेडी आंसर को, ये देखो कंपेयर नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक आंसर नाम का ans नाम के वेरिएबल में y की वैल्यू प्रिंट की है, तो ये हमारी ऑटोमेटिकली ट्रू है। तो वाइल आंसर अगर हमारा y है, आंसर की वैल्यू y है, अब ये क्या कि कंपैरिजन किया है, तो ऑलरेडी आंसर में मैंने y वैल्यू इनपुट कराई है, यहाँ पे एंटर हो गया है, तो यहाँ पर इनपुट कराई है। फिर क्या कर रहा है, इनपुट एंटर नंबर, तो देखो हर बार मेरा प्रिंट में एंटर नंबर, ये एंटर नंबर आया। अब इफ नंबर जो है, देखिए क्या लिखा है, नंबर इज लेस देन 0, तो क्या लिखा है, नंबर एंटर्ड इज बिलो 0। हमने जो भी वेंटर लिखा है बिलो 0 है, तो ब्रेक होगा, ब्रेक होगा मतलब वो फिर से वाइल में जाएगा, फिर से बोलेगा एंटर करो, तो आप वैल्यू को एंटर करोगे, 0 किया आपने, तो वो फिर से ब्रेक होगा, फिर से ऊपर जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने 3 यूज किया है, तो 3 यूज किया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, जो भी नंबर हमने ये नम वैल्यू यूजर से इनपुट कराई थी, मतलब 3, 0 + 3, क्योंकि सम की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। मैं चलो ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊं कि यही प्रोग्राम में समझ में आ रहा है, जो बुक में दिया उसमें समझ में आ रहा है आपको। बुक में का समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके भी बता सकती हूँ। एक बार कर दो रन। रन करके बताऊं, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऊपर आपको अगर प्रोग्राम याद हो, फॉर लूप वाइल लूप के लिए मैंने आपको, सॉरी आज का डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर दूंगी। मैंने करा है यहाँ पर कि काउंट इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे इन सब की वैल्यू अपडेट करानी है हर बार, तो मैंने इनको 0 इनपुट कराया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक आंसर नाम का वैल्यू को क्या किया है, एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करी है, क्या है स्ट्रिंग में, y। अब यहाँ पर हमने क्या है, y आंसर, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर y, जो वैल्यू ऊपर इनिशियलाइज की है उसी को मैंने वाइल पे कंडीशन लगाया है। अब देखें ऑलरेडी मेरे पास इंडेंटेशन आया, अब इंडेंटेशन आया, अब मैंने क्या किया, एक नम नाम का वैल्यू कराया, उसमें क्या कराया, डायरेक्टली इनपुट, तो आपने इनपुट, आंसर को y डाला, तो फिर ये कंडीशन हाँ तो हमेशा ट्रू रहेगी ना, वाइल आंसर बिल्कुल इक्वल टू। बिल्कुल, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। कंडीशन मेरा देखो उस प्रोग्राम के अंदर लिखने का मतलब ये था कि कंडीशन हमेशा ट्रू है, लेकिन जब मैंने वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी एक आंसर को फिर से दिया हुआ है। पहली वैल्यू तो हमेशा मुझे 0, पहली वैल्यू तो उससे इनपुट करानी है, मतलब पहली वैल्यू जो वो लिखेगा वो तो मुझे मतलब एंटर होनी होनी है, एक वैल्यू तो उसको लिखनी है, चाहे वो 0 लिखे 1 लिखे। और जब वो रन हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर मुझे है ना क्या करा, यहाँ पर मैंने उसको चॉइस दी है
कि अगर y और n में से कुछ भी वैल्यू, अब वो n करेगा तो ना n यहाँ पर है ना n यहाँ पर है, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, डायरेक्टली जो सम वैल्यू है वहां पर आ जाएगा। अभी आप देखो मैम मतलब, अगर हाँ जी, अगर ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू लिखा रहेगा तो फिर सेम ही होएगा ना, वापस वाइल के ब्रेक पास की जाएगा। जगह पे कंटिन्यू लिखा रहेगा, ब्रेक होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक हुआ है तो हम वापस से किस में, इस वाइल लूप में आ गए हैं। सॉरी, ब्रेक हुआ है तो वाइल लूप में नहीं, क्लियर करती हूँ, ब्रेक हुआ है तो वाइल लूप में नहीं, वो एल्स पार्ट में आएगा। सॉरी, मैंने आपको गलत इंटरप्रेट किया। ब्रेक होगा क्योंकि वो क्या करेगा, हमारा मेन लूप कौन सा है, ये वाइल वाला है, तो इससे बाहर आ जाएगा और डायरेक्टली लिखेगा यू एंटर्ड 0, काउंटर, जो भी काउंटर जब तक अपडेट है, मतलब यू एंटर्ड, अगर मैंने 5th वैल्यू को लिखा है, जैसे पहले मैंने एक बार वैल्यू इनपुट करा दी, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू इनपुट कराई 3, फिर 4, फिर उसके बाद में मैं 0 इनपुट करा देती हूँ, क्योंकि ये वाला लूप तो बार बार चलेगा ना, ये वाला वाइल वाला लूप बार बार चलेगा, बिकॉज मैंने उसको कांस्टेंट वैल्यू पहले ही से असाइन कर दिया वाई। तो वो जैसे ये वाला वैल्यू करेगा, यहाँ पर वो फिर से आंसर को अगर वाई दे देगा, फिर से ये यहाँ पर चेक करेगा कि आंसर की वैल्यू स्टिल वाई है, तो फिर वो 4 को प्रिंट करेगा, फिर ये पूरा लूप चलेगा, फिर y को अगर मैंने n दे दिया, तो यहाँ पर ये देखेगा कि n नाम का तो कुछ कंपैरिजन है ही नहीं है, तो ये while की जगह else में आ जाएगा, else में आकर के you entered, अब मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज एंटर कराई हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 सम वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 4, तो यहाँ पर मुझे आएगा नंबर सो फार, ये आपने सिर्फ 2 आ जाएगा, यू एंटर्ड 2 नंबर सो फार, फिर मेरे पास इस ये एल्स कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मैं प्रिंट पे आऊंगी, सम की वैल्यू क्या होगी, द सम यू एंटर्ड इज, ये 12 की जगह मुझे यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 7। अब अगर आपको यही नहीं समझ में आया तो ये वाला सेकंड वाला आउटपुट इन्होंने दिया है, पहली वैल्यू तो आएगी आएगी, एंटर तो होगी, पहली एक वैल्यू तो आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ आपने सेकंड वैल्यू लिखाया -2, अगर -3 लिखाया है, तो -3 को वो चेक करेगा कि -3 क्या है, -3 जो है वो ऑलरेडी 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है मतलब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई, तो मुझे क्या दिया उसने, नंबर एंटर्ड इज बिलो 0, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक हुआ तो ब्रेक होकर के वो सीधे किस में गया, ब्रेक होकर के सीधा ना वो वाइल में गया ना वो एल्स में गया, क्योंकि ये वाइल किसका है, ये दोनों एक दूसरे के पेयर है ना, तो ब्रेक होकर के वो सीधे आपके प्रिंट वाले में आएगा। मैंने क्या बोला था आपको, इफ एल्स एक पेयर होते हैं, ऐसे वाइल और एल्स अपने आप में एक पेयर हो जाएगा, तो ये दोनों अपने आप में एक पेयर हैं, तो ये दोनों पेयर हैं, तो ब्रेक कंटिन्यू होगा, वो सीधा जो आपके बाहर पेयर से भी बाहर आ जाएगा। ये दोनों के रिस्पेक्ट में उन्होंने आउटपुट दिया है कि आपने क्या करा है, यहाँ पर वैल्यू जो है -3 लिखाई है, मतलब बिलो 0 लिखाई है, तो हमारा ब्रेक वाली कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक वाली कंडीशन सीधे हमारे प्रोग्राम के बाहर जाएगी। मैं इसको प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ में अभी तक वैसे मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इनिशियली मतलब ये याद रखिए कि पहली वैल्यू हमें इनपुट करानी है, इसीलिए मैंने उसको ऑलरेडी असाइन कर दिया है, मतलब मैंने उसको स्टैटिक वैल्यू दे दिया है। स्टैटिक मतलब होता है अगर हम अपने प्रोग्राम के इनिशियलाइजेशन टाइम पे ही किसी को वैल्यू असाइन कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे हमेशा लिखती हूँ a = 10, तो ये स्टैटिक वैल्यू है, मतलब a को मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया है वैल्यू कि a की वैल्यू 10 है। ऐसे यहाँ पर मैंने एक आंसर नाम के वेरिएबल को y टाइप का स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया है, तो वो पहली बार तो ये while लूप रन होगा, फिर आपसे बोलेगा नम के अंदर एक वैल्यू इनपुट कराओ, फिर वो चेक करेगा कि अगर आपने पहली ही वैल्यू क्या कर दिया है, 0 लिख दिया है, 0 नहीं लिखा -1 लिखा है,
तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के सीधा वाला वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली करेगा द सम ऑफ द नंबर। यहाँ पर आपको कुछ भी वैल्यू नहीं आया क्योंकि सम की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या कर रखी है, 0 इनिशियलाइज कर रखी है। तो वो ब्रेक होकर के, क्योंकि यहाँ तक तो आया ही नहीं, सम के अपडेटेड वैल्यू तक तो आया नहीं कि सम में कुछ अपडेट हो सके, ब्रेक ही पहले लिख दिया हमने सम के, तो वो ब्रेक होकर के सीधी वैल्यू यहाँ पे, और सम को मैंने इनिशियली क्या डिफाइन किया है, 0 इनिशियली डिफाइन किया, तो 0 ही मुझे डिस्प्ले करेगा। मैं इसकी वर्किंग करके दिखाती हूँ आपको प्रोग्रामिंग, तो आपको समझ में आएगा। एंटर अ नंबर, मैंने अब यहाँ पे डायरेक्टली नंबर एंटर कराया है। फिर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि क्या मेरा नंबर, इफ नम इज लेस देन 0, तो यहाँ पर हमारा लेस देन 0 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट entered number is below 0, entered number below 0, break 2 3, यहाँ पर sum, देखो क्या किया था हमने, एंटर नंबर बिलो 0 प्रिंट करा दिया, सम इज इक्वल सम काउंटर, सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब मुझे यहाँ पे काउंटर नहीं लगाना है, मतलब काउंटर मतलब मुझे एक वैल्यू ऐड नहीं, मुझे क्या कराना है, जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे नम में लिखेगा उसका एडिशन हो जाए नेक्स्ट जब भी लेके आएगा, तो नम, फिर यहाँ पे आएगा काउंट, दो अलग अलग चीजें। अब यहाँ पे काउंट मतलब है मैंने कितने नंबर एंटर करे हैं, तो मुझे क्या करना है, काउंट प्लस 1, क्योंकि मुझे अब क्या कराना है, काउंटर की वैल्यू एक प्लस करानी है, काउंट प्लस 1, ये हमारा यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग एल्स पार्ट में। मैम अभी हम उनसे पूछेंगे ना कि उन्हें और नंबर डालने हैं नहीं, हाँ, अभी उनसे पूछेंगे ना हमें और नंबर चाहिए या नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो। अभी हम यूजर से पूछेंगे ना कि उन्हें और नंबर ऐड करवाने हैं कि नहीं। वेरी गुड, सॉरी मेरा छूट गया था। अब यहाँ पर मैं क्या कराऊंगी, वापस से मैंने आंसर ही नाम के, इसी जो आंसर को मैंने दिया था इसी को मैंने डिफाइन कर दिया है कि आंसर इज इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी उसको स्ट्रिंग डिफाइन किया, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट ही डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रिंग में want to enter next value, नेक्स्ट वैल्यू, और फिर मैं यहाँ पे उसको दे दूं y/n, ये मैंने उसको क्या दे दिया, चॉइस दे दिया कि y और n के रिस्पेक्ट में आपको करना है वैल्यू, और ये अब हम आते हैं इसके रिस्पेक्ट में एल्स वाले पार्ट में आते हैं। एल्स वाले पार्ट में क्या, एल्स वाले पार्ट में क्यों आएंगे, अगर हमारा वाइल की वैल्यू यहाँ पर एन प्लस करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे वाइल के अंदर के, उसने इस वाली लाइन पे अगर उसने एन लिख दिया, एन लिखेगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एल्स वाले पार्ट में जाएगा,
एल्स वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको बोल देंगे कि आपने जो भी चॉइस किया, जैसे इस प्रोग्राम में देखेंगे प्रिंट यू एंटर्ड, अभी तक कितनी काउंट वैल्यूज हैं ये आपकी वो, और नंबर। देखो ये मैंने एल्स में क्यों नहीं, सम वाला फंक्शन इसके अंदर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सम मुझे क्या है पर बार पर टाइम अपडेट कराना है, तो सम को मैंने बिल्कुल इनकी पैरेलल वैल्यूज में लिखे। काउंटर को मैं एल्स में दिखा सकती हूँ, क्योंकि काउंटर क्या है, अब इसके बाद मुझे काउंट नहीं करना है, काउंटर पे वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पे काउंटर को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट नंबर टू बी entered till now और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, काउंट लिख दूंगी। और यहाँ पर मैंने सीधा सिंपल सा प्रिंट सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ एंटर्ड नंबर, यहाँ पे मैंने सम इनपुट किया। देखो एंटर नंबर, मैंने अपना फर्स्ट नंबर इनपुट कराया, समझो मैंने कराया, पहले ही मैंने वैल्यू दे दिया -1, तो देखिएगा आपको एंटर नंबर इज बिलो 0 और आपका सम क्या है 0। अब मैं इसको फिर से, ये देखो आप लोग क्लियर हुआ अभी मैंने क्या किया है। यस मैम। आपने मतलब पहली वैल्यू तो उसको इनपुट कराएगा ही कराएगा, क्योंकि मैंने वहां पर क्या कर दिया, मैंने उसको y कर करके असाइन कर दिया आंसर को, तो एक वैल्यू तो वो लिखवाएगा ही। अब मैं एक वैल्यू को चाहे तो अब यहाँ पर फिर से मैं लिखती हूँ, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी मैंने 12, तो अब फिर मुझसे पूछेगा कि आपको वैल्यू एक्स्ट्रा और एंटर करनी है, तो मैंने लिखा यहाँ पर y, तो वो मुझसे फिर पूछ रहा है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 45, फिर मुझसे पूछेगा आपको वैल्यू इनपुट करूंगी, मैं बोलूंगी y। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करी, मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करी -6, मुझे देखतेगा कि आपने बिलो 0 कर दिया है, तो मुझे सिर्फ 12 और 45 का उसने एडिशन कर करके वैल्यू डिस्प्ले करा दिया। समझ में आया, ब्रेक मतलब था, क्योंकि ब्रेक वाला कंडीशन कहाँ पर आ गया, जब मैंने उसमें क्या कर दिया -6, मतलब मेरी इफ की कंडीशन थी जो <<0 की, वो कंडीशन ट्रू हुई, इसीलिए वो ब्रेक हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया -6 लिखा, ये यहाँ पे इफ के 152 लाइन पे क्या हुआ, वो कंडीशन ट्रू हो गई मेरी, क्योंकि मैंने क्या किया <<0 से वैल्यू इनपुट किया, तो ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद उसने मुझे देख दिया कि नंबर टू बी एंटर टिल नाउ, और उसके बाद उसने मुझे वहां पे सम टोटल लिख दिया। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? यस मैम। यस मैम। बहुत मतलब आपको सिर्फ याद करना है कहाँ पे कौन सा स्टेप लिखना है। जब आप एक दो बार ऐसे सिर्फ बुक में दिए गए ना जो प्रोग्राम, आप उनको एक बार जस्ट ऊपर का प्रोग्राम पढ़ो, नीचे आप प्रोग्राम, मैं ये नहीं बोलती कि अपने एंड से करो, प्रोग्राम को जो लिखा है उसको समझो और फिर अपने एंड से लिखो कि आपको कितना समझ में आया। आपने प्रोग्राम का क्वेश्चन देखा, आपने उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखा, नाउ अब अपने सेल्फ से लिखो कि मेरे को प्रोग्राम सेम वैसा ही कैसे लिखना है। मैंने डायरेक्ट उसका पूरा कंटेंट नहीं लिखा है, अपने एंड से अपना वैल्यू लिखा है कि कहाँ पर मुझे किस तरीके से क्या इनिशियलाइज करना है।
आप चाहो तो वहां पे सम की जगह एस ही डिफाइन कर सकते हो, काउंटर की जगह कुछ भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, टोटल कर करके डिफाइन कर सकते हो, जो आपका मन करे वेरिएबल वहां पे इनिशियलाइज कर सकते हो। नेस्टेड फॉर अपन लोग ये पैटर्न के लिए, देखो ये मैं आपको बुक में बोल रही थी कि दिया हुआ है ये वाला पैटर्न वाला प्रोग्राम, देखो हो गया पैटर्न वाला। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स दिए गए हैं, एक बार इन लोगों को इनको जस्ट रन करके पैटर्न को किस किस फॉर्म में आप रन कर सकते हो, अलग अलग कोड्स दिए गए हैं आपको। देखो इनकी सबकी रेंज अलग है। हमने क्या दिया है, ए को रेंज दिया है 3, मतलब ए की वैल्यू क्या जाएगी 0 1 2, और रेंज बी को क्या दिया है 5 to 8। ये देखो आप 5 to 8 मतलब 5 6 एंड 7 ये जाएगा। अब हमारे पास क्या जाएगा, प्रिंट वैल्यू एंटर्ड एस्ट्रिक एंड एल। तो पहले 5 के लिए वैल्यू मतलब 3 बार, पहले 5 के लिए आ गया, फिर 6 के लिए आ गया 7। 5 मतलब ये नहीं होगा कि एस्ट्रिक जो है वो 5 टाइम प्रिंट होंगे, एस्ट्रिक तो एक ही वैल्यू, मतलब 5 6 और 7 3 वैल्यू है ना हमारे पास। तो पहली वाली जो आई की वैल्यू, ए की वैल्यू जो है, ए के लिए वैल्यू जो है वो 1 2 सॉरी 0 1 और 2 है, 0 1 और 2। बी के लिए वैल्यू क्या है 5 6 एंड 7। अब जब ए की वैल्यू 0 होगी तो बी की पूरी वैल्यू आएंगी, फिर ए की वैल्यू 1 होगी, फिर पूरी वैल्यू आएंगी। अब जैसे मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ, अब हम बात कर रहे हैं 0 वैल्यू के लिए। तो 0 वैल्यू के लिए क्या होगा, प्रिंट फंक्शन होगा, पहले वैल्यू 5 के लिए आएगा तो एक एस्ट्रिक आया, फिर एंड एल है मतलब कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, फिर 6 के लिए होगा तो एक और एस्ट्रिक आएगा, कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, फिर 7 के लिए आएगा, एक और कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा। जैसे ही 7 के बाद वापस से बी की वैल्यू देखेगा तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वापस से वो ए पे आएगा। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 हो गई, 1 हुई तो 1 के लिए पहला 5 वैल्यू पे देखेगा तो एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, 6 के लिए एक एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, 7 के लिए एक, फिर से अपडेट होगा नहीं हो। जब ये वाला कंडीशन जे की वैल्यू फॉल्स होती है तभी वो किस पे जाता है, आई के लिए जाएगा। फिर हम ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू हमने अब क्या दिया है 2, 2 के लिए पहला 5 फिर एक एस्ट्रिक, 6 के लिए फिर एक एस्ट्रिक, 7 के लिए फिर एक एस्ट्रिक, वापस से वो किस में जाएगा, हमारे ऊपर वाले ए वाले लूप के लिए जाएगा। ए की अब कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3x3 का एक स्टार बन गया। ठीक है, रेंज समझना जरूरी है, आप रेंज समझ जाओगे तो पैटर्न अपने आप से डिफाइन हो जाएगा। फिर देखो आपको इसके अंदर क्वेश्चन में भी बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न्स दिए गए हैं, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो इनको। ये भी पैटर्न है अपने आप में, देखिए ये तो आपको एग्जीक्यूटेबल कोड भी दिया हुआ है कि इसको कैसे 1 1 1 1 2, बस जहाँ पे आपने वो एस्ट्रिक डिफाइन किया था उस एस्ट्रिक की जगह 1 लिख देना। देखो एन की वैल्यू 0, रेंज 5 तक गई है, प्रिंट एन, एन मतलब मैंने क्या किया था, एन को क्या दिया था 1 डिफाइन किया, तो जहां जहां पे एन आएगा वहां पे 1 आ जाएगा। फिर एन की वैल्यू को क्या किया है +10 किया है, तो अब क्या हुआ 11। फिर मैंने क्या किया है, देखो ये इक्वेशन याद करना है, मैंने क्या लिखा है एन इज इक्वल्स टू एन एस्ट्रिक 10+1। एन की वैल्यू क्या है, हमने ऑलरेडी 1 दिया है, 1 एस्ट्रिक 10+1, तो 10+1 11, फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब एन की वैल्यू हमने क्या करी है, अपडेट करी है, तो एन की वैल्यू अब क्या हुई 2, तो यहाँ पर होता है 2 एस्ट्रिक 10+1, ऐसे कर करके, सॉरी नहीं नहीं 2 क्यों नहीं होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, एन की वैल्यू तो हमारी 1 ही है, ए की वैल्यू अपडेट हुई है, तो लूप चेंज होगा बार बार,
लूप फिर से चेंज हो गया, तो हमारे पास n की वैल्यू अभी क्या हुई 11 एस्ट्रिक 10 प्लस 1। अब क्या हुआ 11 10 क्या हुआ 110 प्लस 1 111 ये हम इसको प्रिंट हो नेस्टेड फॉर से जाएगा। भी कर सकते हैं ना, हाँ जी, इसको नेस्टेड फॉर से भी कर सकते हैं ना। हाँ नेस्टेड फॉर से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको वही वाला था, ये वाला तो पहले फॉर्म में दिया हुआ है। एस्ट्रिक्स वाले की जगह 1 डालना पड़ेगा वही, हाँ मतलब वो इसके पहले जो एस्ट्रिक्स वाला था वो उसकी जगह 1 डालना पड़ेगा ना, मतलब हाँ, एस्ट्रिक की जगह 1 डालना पड़ेगा, वो एक करना पड़ेगा। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है आपको, n इज इक्वल्स टू n एस्ट्रिक 10 प्लस 1, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, इक्वेशन पहले 1 हो रही है फिर 11 हो रही है। 11 कैसे हो रही है, कोई भी 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस 1 कराओ और इसको रिपीटेड वैल्यू कराओ, इसीलिए वो फिर 111 आ रही है। 111 है, 1111 आई है, फिर 11111 ऐसे कर करके वैल्यू चेंज हो रही है। ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे हमने 1 को क्या है, अगर आप 1 को वहां पे स्ट्रिंग में डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू ऐसे कर करके डिफाइन कर रहे हो 1, तो फिर आप वो जो पूरा प्रोग्राम था वो कर रहे हो। लेकिन n को यहाँ पर इन्होंने कैसा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है ना। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को? यस मैम। एक्चुअली मैम हम मैं हाँ वहां सही पे में क्या मैम। कर रही थी, मैं वहां पे सिर्फ एक सिंबल को प्रिंट कर रही थी। एस्ट्रिक मेरे लिए एक सिंबल था। 1 यहाँ पे मेरे लिए अगर सिंबल की तरह मैं डिफाइन करूँ तो मैं उसको उस तरीके से यूज कर सकती हूँ। अगर सिंबल की तरह नहीं कर रही हूँ तो फिर मुझे उसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास। अब आता है हमारा प्रोग्राम जो मोस्टली खत्म हो गया ये वाला चैप्टर। आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक जो है वो पैरेलली सॉल्व करते चलिए। जैसे जैसे आपके चैप्टर एंड होते जा रहे हैं आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करिए, ठीक है। और अभी लेक्चर एंड करते हैं अपन।